अगर आपको कभी अपने देश के रक्षा अधिग्रहण कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया जाए और आप ऐसी तकनीकों को विकसित करने का तरीका ढूंढ रहे हो जो आपकी रक्षा उद्योग की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन आपको अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुनाफा कमाने के लिए उनकी सख्त जरूरत हो, तो इस मामले में मार्गदर्शन के लिए आपको दक्षिण कोरिया से आगे देखने की जरूरत नहीं होगी। पूर्वी एशियाई देश दशकों तक ऐसी स्थिति में रहा जहां उत्तर में दुश्मन था और अविकसित एरोस्पेस उद्योग के कारण हथियार आयात पर निर्भर रहना पड़ा। कम से कम ये तो अतीत की कहानी है। 2026 दक्षिण कोरिया में KF-21 बोरामई का साल कहलाएगा, क्योंकि ये मल्टी रोल फाइटर प्रोजेक्ट आखिरकार सक्रिय सेवा में आ रहा है। दक्षिण कोरिया में बोरामई को सिर्फ फाइटर से हैंगर भरने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए भी शुरू किया गया था और इसे शुरुआत में हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी माना गया। आज इसे एक विकसित विमान माना जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार जीतने की क्षमता है। ये फिर साबित करता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना ही जीत दिलाता है। KF-X कार्यक्रम, जिससे KF-21 बोरामई बना, 2001 में घोषित हुआ था, जो दक्षिण कोरिया के विमानन बाजार में भारी निवेश का दौर था। देश को उत्तर कोरिया के बढ़ते हवाई बेड़े पर संख्यात्मक बढ़त हासिल करनी थी, इसलिए वो अमेरिका से F-16 और बाद में F-15 के स्लैम ईगल्स खरीदने की प्रक्रिया में था। उसकी एयर फ्लीट में मुख्य रूप से F-5, F-4, फैंटम 2S और सेसना A-37 ड्रैगनफ्लाई जैसे पहले मिले विमान थे। 2000 के शुरुआती सालों में दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से सक्रिय खतरा था और वो अपने पुराने विमानों के बेड़े को सिर्फ आयात से ही अपग्रेड कर रहा था। तुलना के लिए उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका उस दौर के दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर F-22 को सेवा में लाने की तैयारी कर रहा था। कोरियाई लोगों के लिए दो बातें बहुत स्पष्ट हो गई थीं। उन्हें वायुसेना की क्षमताएं लगातार अपग्रेड करनी होंगी ताकि उत्तर कोरिया दूर रहे। दूसरी बात, उन्हें देश में सक्षम विमान बनाने की क्षमता विकसित करनी थी, क्योंकि उनके पास न ज्ञान था न उत्पादन क्षमता। इन दोनों बाधाओं को दूर करना KF-X का काम था। इस कार्यक्रम को कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस ने शुरुआत में हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी माना, क्योंकि दक्षिण कोरिया के पास घरेलू लड़ाकू विमान विकसित करने की क्षमता नहीं मानी जाती थी। पिछली बातों को देखें तो वे इससे ज्यादा गलत हो ही नहीं सकते थे। फिर भी इस कार्यक्रम को सार्वजनिक विमर्श में जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा और इसी कारण निर्णय लेने वालों ने सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 10 व्यवहार्यता अध्ययन करवाए, ताकि ये पता चल सके कि KF-21 जैसे घरेलू लड़ाकू विमान में निवेश करना एक व्यवहारिक विकल्प है या नहीं। आखिरी व्यवहार्यता अध्ययन को आखिरकार हाँ कहने में कुल 9 साल लग गए। घरेलू रक्षा विमानन उद्योग और नया लड़ाकू विमान विकसित करने में असफलता का वित्तीय जोखिम बहुत अधिक है, लेकिन जो स्वतंत्रता ये हमें दे सकता है वो राष्ट्रीय महत्व का एक बड़ा मुद्दा है, और अगर हम सफल होते हैं तो ये निर्यात के माध्यम से एक सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पैदा करेगा। प्रोजेक्ट KF-X को मंजूरी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है उन्होंने यही कहा होगा। इस फैसले को 2010 में चोनन जहाज के डूबने और उसके बाद दक्षिण कोरिया के योंगप्योंग द्वीपों पर गोलाबारी ने भी और मजबूत किया, और ये दोनों घटनाएं कोई हैरानी नहीं उत्तर कोरिया के हाथों हुई थीं। दक्षिण कोरिया ने परियोजना के विरोध को शांत करने और वित्तीय जोखिम घटाने के लिए तुर्की व इंडोनेशिया को भागीदारी का प्रस्ताव दिया। तुर्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन इंडोनेशिया ने परियोजना के 20% हिस्से के लिए फंड देने और जब विमान पूरी तरह से उत्पादन में आ जाएंगे तब 50 विमान खरीदने के लिए सहमति जताई। इसके साथ ही KF-21 परियोजना 2010 में आधिकारिक रूप से 4 मुख्य लक्ष्यों के साथ शुरू हुई। एक, भरोसेमंद मल्टी रोल फाइटर विकसित करना, जिसमें कुछ स्टेल्थ क्षमताएं हों लेकिन जो ज्यादा लंबे समय तक गश्त करने के लिए उपयुक्त हो। एक ऐसा फाइटर जिसे आप आसानी से बड़े पैमाने पर बना सकें ताकि अपने बेड़े की संख्या बढ़ा सकें, उसमें सालों तक आसानी से अपग्रेड करने की क्षमता बनी रहे, और उसे एक ऐसा उत्पाद बनाना जिसे आप विदेशों में आसानी से बेच सकें। ये वे 4 लक्ष्य थे जिन पर बोरेमी को निशाना साधना था। डिजाइन दर्शन के लिहाज से बोरमी उस समय के ज्यादातर डिजाइनों से बिल्कुल अलग विमान है। हालांकि इसे एक हद तक स्टेल्थ क्षमता वाला होना था, लेकिन ये कभी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। ये विमान मुख्य रूप से एक एयर पेट्रोल फाइटर के रूप में इस्तेमाल किया जाना था, न कि गहरे घुसपैठ वाले के रूप में। इसलिए दक्षिण कोरिया ने यह तय किया कि वो एक ऐसा विमान चाहता है जिसमें राफेल, F-16 और यूरोफाइटर टाइफून से बेहतर स्टिल्थ क्षमताएं हों, लेकिन F-22
और F-35 लाइटनिंग दो जैसी विकसित क्षमताएं ना हों। इस तरह की स्टेल्थ अनावश्यक होगी और रखरखाव लागत व समय बढ़ाएगी। बोरेमी को दक्षिण कोरिया के तट पर गश्त भी करनी होगी। इसकी युद्ध सीमा F-16 की युद्ध सीमा से कम 50% अधिक होनी चाहिए थी और इसके एयरफ्रेम की उम्र F-16 से ज्यादा होनी चाहिए थी। हवाई गश्त के लिए ऐसे विमान चाहिए जो लंबे समय तक उड़ सके और तेज व फुर्तीले हों। कोरियाई लोग यहाँ कुछ नया नहीं बना रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे अपने डिजाइन को F-22, F-35 या कैनार्ड्स वाले यूरोपीय डिजाइनों पर आधारित करेंगे। डसॉल्ट का राफेल, यूरोफाइटर और स्वीडिश ग्रिपेन सबसे लोकप्रिय कैनार्ड डिजाइन हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया ने विंड टनल टेस्ट के बाद अमेरिकी प्रेरित फाइटर चुना। दक्षिण कोरियाई दर्शन का एक बड़ा हिस्सा यह था कि वे जितना संभव हो सके बाहरी तकनीक को अपनाएं ताकि उसे घरेलू रूप से विकसित करने में समय बचाया जा सके। विकास शुरू होते ही बोरामी के लिए करीब 65% तकनीक कोरियाई हाथों में थी। F-35X एयरफ्रेम पर विंड टनल टेस्ट के बाद डिजाइनरों ने पाया कि बोरामी के लिए करीब 87% तकनीक उनके पास है। दक्षिण कोरिया को रेडियो जैमिंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और AESA जैसी तकनीकें विकसित या हासिल करनी थीं। रडार, जो पारंपरिक तकनीक से ज्यादा शक्तिशाली और पता लगाना कठिन है, ऑपरेशनल फ्लाइट प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर और हेड माउंटेड डिस्प्ले। इन तकनीकों को हासिल करने के लिए दक्षिण कोरिया ने लॉकहीड मार्टिन के साथ एक समझौता किया। वे 40 F-35 का निर्माण करेंगे और बदले में ये तकनीकें प्राप्त करेंगे। अमेरिका ने कुछ तकनीकी आदान प्रदान रोका, जिससे दक्षिण कोरिया को कुछ चीजें खुद बनानी पड़ी, पर लॉकहीड मार्टिन ने ज्यादातर कमियां पूरी की। एयरफ्रेम जैसी बड़ी कमी भी पूरी की गई। अगर आप उन्हें साथ साथ रखें तो आप बोरमी और F-22 के बीच चौंकाने वाली समानता देख सकते हैं। ये बिना वजह नहीं है। हालांकि आकार के लिहाज से बोरेमी F-35 के ज्यादा करीब है, लेकिन इसका आकार F-22 से या और सटीक कहें तो YF-22 प्रोटोटाइप से काफी मिलता जुलता है, जिसे बाद में अपग्रेड करके F-22 बनाया गया था। इसकी वजह F-22 के साथ आवश्यकताओं की समानता है। दोनों विमानों में जुड़वा इंजन है और दोनों के लिए उच्च गतिशीलता व कम रडार क्रॉस सेक्शन की आवश्यकता होती है। F-22 के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उसकी नकल करना स्वाभाविक था। आखिरकार भौतिकी सीमित है और हमेशा एक ऐसा डिजाइन होता है जो इतनी सारी अलग अलग विशेषताओं को प्रभावी ढंग से शामिल करता है। जब इन विशिष्ट आवश्यकताओं की बात आती है तो F-22 विमान डिजाइन का शिखर है। कोरियाई इंजीनियरों ने भी यही निष्कर्ष निकाला और लॉकहीड मार्टिन के मार्गदर्शन में उन्होंने एक बहुत ही समान विमान डिजाइन किया। दोनों प्लेटफॉर्मों में कोणीय वर्टिकल स्टेबलाइजर हैं, जो दुश्मन की रडार तरंगों को मोड़ने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही ब्लेंडेड विंग बॉडी भी लगभग समान है। लेकिन जो चीज ज्यादातर लोगों को दोनों के बीच फर्क करने पर मजबूर करती है वो है इनलेट्स। बोरामे और रैप्टर दोनों डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट्स इस्तेमाल करते हैं, जो F-35 में भी दिखते हैं। इंजीनियरों ने यह तकनीक दो कारणों से अपनाई। डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट्स इंजनों को बेहतर और स्थिर हवा आपूर्ति देते हैं, साथ ही एरोडायनामिक्स भी बनाए रखते हैं। विमान के उड़ते समय उसके शरीर के साथ बाउंड्री लेयर भी चलती है और विमान जितना तेज चलता है, लेयर उतनी मोटी होती है। इनलेट में बाउंड्री लेयर की मोटाई से एयर फ्लो में डिस्टॉर्शन होता है। इस समस्या को हल करने के लिए पारंपरिक रूप से इनलेट्स या तो एक सक्शन सिस्टम पर निर्भर करते थे, जो बाउंड्री लेयर को सचमुच बाहर खींच लेता था, या फिर एक स्प्लिटर प्लेट पर, जो इनलेट और फ्यूजलाज के बीच में लगाई जाती थी, ताकि बाउंड्री लेयर की हवा इनलेट में न जा सके। दोनों तरीके भारी हैं और स्प्लिटर प्लेट एरोडायनामिक रूप से अच्छा विकल्प नहीं। बाउंड्री लेयर के अलावा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के सामने दूसरी बड़ी चुनौती डायनामिक प्रेशर है। इतनी तेज गति से उड़ान भरते समय इनलेट्स को हवा को कंप्रेस करना पड़ता है और वे अपनी बनावट के जरिए शॉक्स पैदा करके ऐसा करते हैं। F-22 और KF-21 बोरामाई के डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट्स फ्यूजलेज के कंधों पर फिक्स होते हैं और उनके ऊपरी कोने सुपरसोनिक स्पीड पर अच्छा एयर प्रेशर बनाए रखने के लिए शॉक्स बनाते हैं। बाउंड्री लेयर से निपटने के लिए दोनों फाइटर्स के इनलेट्स और फ्यूजलेज के बीच छोटा गैप होता है, जिसे बाउंड्री लेयर डाइवर्टर या स्प्लिटर गैप कहते हैं। ये गैप बाउंड्री लेयर को इनलेट में दाखिल हुए बिना गुजरने देता है और प्रेशराइजेशन मैकेनिक्स के साथ ट्विन इंजनों में एयर प्रेशर ऑप्टिमाइज करता है। इससे F-22 अधिकतम मैक 2.25 की स्पीड तक पहुंच सकता है।
KF-21 सिर्फ थोड़ा सा धीमा है और ये सब पारंपरिक इनलेट्स के साथ संभव नहीं होता, जो बहुत भारी होते और एरोडायनामिक रूप से ऑप्टिमाइज नहीं होते। इन इनलेट्स का आकार एक और उद्देश्य भी रखता है, वो है स्टेल्थ। इस आकार से इंजन की रडार के सामने एक्सपोजर कम होती है। यह F-22 के डिजाइन चरण में बेहद अहम था और KF-21 में भी वैसा ही रखा गया। बोरामे और रैप्टर के इनलेट लिप्स, विंग्स, टेल और नोजल एजेस पीछे की ओर झुके हुए हैं। इन सतहों के कोर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये रडार तरंगों को वापस रडार की ओर भेजने की संभावना बढ़ाते हैं। इनके कोल के कारण रडार तरंगे रिसीवर से दूर बिखरती हैं और सभी सतहों का घटना कोण समान होने से डिटेक्शन स्पाइक्स केंद्रित होते हैं, जिससे विमान का रडार क्रॉस सेक्शन कम दिखाई देता है। इनलेट्स के ऊपर बोरेम ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन अपनाता है, जिसमें पंख और फ्यूजलाज का फर्क नहीं दिखता। कॉकपिट व एग्जॉस्ट नोजल्स भी ब्लेंड किए जाते हैं, जिससे रडार सिग्नेचर कम हो। हालांकि बोरामे पूरी तरह स्टेल्थ नहीं है। ये पूरी तरह से रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं करता। सिर्फ इसके पंख, टेल और कंट्रोल सरफेस ही रैम से ढके हुए हैं, जबकि विमान का मुख्य हिस्सा नहीं है। कम से कम प्रोडक्शन के ब्लॉक 1 के साथ तो यही मामला है। हम आगे चलकर प्लान किए गए अपग्रेड ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। अब इसका और F-22 का एक और बड़ा फर्क है, इसमें इंटरनल वेपन्स बे नहीं है। ब्लॉक 1 बोरेम सिर्फ 10 हार्ड पॉइंट्स पर हथियार ले सकता है, जिससे इसकी पहचान आसान हो जाती है। इसलिए इसे असली 5वीं पीढ़ी का फाइटर नहीं मानते। ये पूरी तरह अदृश्य नहीं है, फिर भी 4.5 जनरेशन फाइटर के रूप में पारंपरिक फाइटर से कम दिखाई देता है और स्टेल्थ में अपने लक्ष्य तक पहुंचा है। ये F-16 राफेल और यूरोफाइटर से ज्यादा स्टेल्थी है। इसमें भविष्य में आंतरिक हथियार बे के साथ नए एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स और सेंसर सूट्स जोड़ने के लिए भी पर्याप्त अंदरूनी जगह है। 4थी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म में केवल नया हार्डवेयर बाहर से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अंदर की जगह पूरी भरी है। डिजाइन प्रक्रिया में दक्षिण कोरियाई इंजीनियरों ने आकार, वजन, विंग स्पैन, पावर प्लांट, ईंधन क्षमता और प्रदर्शन के हिसाब से 6 डिजाइनों का परीक्षण किया। शुरुआती डिजाइन वास्तव में सबसे छोटा था, जिसकी अधिकतम टेक ऑफ वजन 20,900 किलो या 46,000 पाउंड था, जिसमें 3,600 किलो या 8,000 पाउंड ईंधन क्षमता थी। साथ ही विंग स्पैन 9.8 मीटर या 32 फीट और लंबाई 15.2 मीटर या 50 फीट थी। इस डिजाइन को प्रैट एंड विटनी F100 टर्बोफैन या जनरल इलेक्ट्रिक इंजन से शक्ति मिलती है, जो F-15 और F-16 में भी इस्तेमाल होता है। F-110 जो F-16, F-15 और F-14 में भी इस्तेमाल होता है। हालांकि अंत में चुना गया डिजाइन काफी बड़ा और शक्तिशाली है। इसका वजन 25,400 किलो या 56,000 पाउंड है, जो अधिकतम टेक ऑफ वजन है, और इसकी आंतरिक ईंधन क्षमता 5,400 किलो या 12,000 पाउंड है, जो कि मूल प्रोटोटाइप से 50% अधिक है। अंतिम बोरेमे का विंग स्पैन 11.2 मीटर या 36.75 फीट होगा और इसकी लंबाई 16.9 मीटर या 55.4 फीट होगी। इसे एक नहीं बल्कि 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 टर्बोफैन इंजनों से शक्ति मिलेगी। हर इंजन 13,000 पाउंड थ्रस्ट देता है, जिससे बोरेमे अधिकतम मैक 1.97 की गति पा सकता है। 2 इंजन इस्तेमाल करने के कई कारण हैं। अगर इनमें से कोई इंजन फेल हो जाए तो विमान बेस पर लौट सकता है, जो लंबी एयर पेट्रोलिंग के लिए जरूरी है। दूसरा, इन इंजनों का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 5.3 है और ये बोरेमे को अधिकतम टेक ऑफ वजन पर लगभग 0.76 का थ्रस्ट टू वेट रेशियो देंगे और स्टैंडर्ड एयर टू एयर कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन में लगभग 1.15 का। कुल मिलाकर ये इंजन बोरेमे को बेहद विश्वसनीय बनाते हैं, जिससे इसे एक शानदार अधिकतम गति मिलती है, जो दुश्मन के विमानों को इंटरसेप्ट करने और इसकी ईंधन क्षमता को अधिकतम करने के लिए बहुत जरूरी होगी, ताकि इसकी रेंज बढ़ सके। ये इंजन जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा डिजाइन किए गए हैं और FA-18 सुपर हॉर्नेट के इंजनों पर आधारित हैं, लेकिन इन्हें हनवा एरोस्पेस के साथ अनुबंध के तहत स्थानीय रूप से बनाया जा रहा है। यह KF-21 प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषता है, जैसा पहले बताया गया। हालांकि ये एक स्वदेशी दक्षिण कोरियाई फाइटर है, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई कई तकनीकें विदेशी कंपनियों से प्राप्त की गई हैं, जिन्होंने उन तकनीकों के अधिकार
दक्षिण कोरिया में स्थानीय रूप से उत्पादन के लिए बेच दिए थे। दक्षिण कोरिया ने कुछ घटकों के लिए विकास चरण छोड़ सीधे निर्माण शुरू किया, जिससे वो इस फाइटर को ब्लूप्रिंट से परीक्षण तक सिर्फ 1 दशक में ला सका। सिर्फ कुछ घटक ही स्थानीय रूप से विकसित हो रहे हैं, जैसे इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड, रेडियो जैमिंग तकनीक और एईसा। F-35 खरीद के लिए लॉकहीड मार्टिन से तकनीक हस्तांतरण पर बात करते समय अमेरिका ने 4 तकनीकों को साझा नहीं किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अन्य देश उन्हें पाएं। इसी वजह से F-22 का निर्यात संभव नहीं है और कोई देश इसे नहीं उड़ाता। चूंकि बोरेम के अधिकतर घटक पहले ही विकसित हो चुके थे और स्थानीय रूप से बनने थे, कोरियाई इंजीनियरों को अपनी तकनीकें विकसित करने का समय मिला ताकि वे कमियां दूर कर सकें। AESA, जिसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे भी कहते हैं, स्थानीय रूप से इजराइल की एल्टा सिस्टम्स की मदद से विकसित हुई। ये एंटीना एरे का एक प्रकार है जो बिना एंटीना को हिलाए रेडियो तरंगों को निर्देशित कर सकता है, और ये पुराने प्रकार के फेज्ड एरे रडार सिस्टम्स की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि ये एक साथ कई फ्रीक्वेंसी पर कई रेडियो तरंगों की बीम प्रसारित कर सकता है। पेसा यानी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, जो एईसा की पुरानी पूर्ववर्ती है, एक समय में सिर्फ एक तरंग बीम प्रसारित कर सकती थी। इतनी सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल उत्सर्जन फैलाने की क्षमता इन उत्सर्जनों को और नतीजतन फाइटर को भी पहचानना ज्यादा मुश्किल बना देती है। ये उन्हें जैम करना भी ज्यादा कठिन बना देता है। नौसेना के जहाज भी स्टेल्थ बने रहने के लिए यही तकनीक इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश आधुनिक फाइटर जैसे F-22, F-35 ग्रिपेन, MiG-29 और पुराने कोरियाई KAIT-50 फाइटर परिवार भी इसका उपयोग करते हैं। बोरामे पर लगे एसा में एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी डिटेक्शन, टेरेन फॉलोइंग और सिंथेटिक एपर्चर मोड्स हैं, जो इसे जमीन के करीब सुरक्षित उड़ान में सक्षम बनाते हैं। स्वीडन की साब ने एसा सॉफ्टवेयर विकास का मार्गदर्शन किया। इटली की लियोनार्डो ने इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक मॉड्यूल के लिए सेंसर हेड यूनिट दी, जबकि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्वतंत्र रूप से विकसित हुए। फिर भी दक्षिण कोरिया ने सहयोगियों के ज्ञान का लाभ उठाया। कम महत्वपूर्ण घटकों को मुख्य रूप से खरीदा गया, क्योंकि उन्हें स्थानीय रूप से विकसित और उत्पादित करने की तुलना में यह अधिक किफायती माना गया। आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम, इजेक्शन सीट, मिसाइल इजेक्शन लॉन्चर, बाहरी ईंधन टैंक आदि समय और प्रयास बचाने को आयात किए गए। सिर्फ करीब 65% विमान दक्षिण कोरिया में बनता है, और उसमें भी लगभग आधे घटक ही स्थानीय रूप से विकसित किए गए थे, बाकी विदेशी कंपनियों से खरीदे जाते हैं। दक्षिण कोरिया बोरेमे के भविष्य के ब्लॉकों को ज्यादा स्वदेशी बनाना चाहता है, लेकिन पहले ब्लॉक का परियोजना प्रबंधन शानदार था। पहला, बोरेमे 4.5 पीढ़ी का फाइटर होगा, जिसे अपग्रेड कर 5वीं पीढ़ी के फाइटर में बदला जा सकेगा और मिशन या निर्यात साझेदारों के अनुसार संशोधित किया जा सकेगा। कोरिया ने यह 10 साल से कुछ ज्यादा समय में किया। अगर हम इसकी तुलना तुर्की से करें, जो एक और देश है जिसे अपने वायु बेड़े को मजबूत करने के लिए स्वदेशी फाइटर की सख्त जरूरत पड़ी, तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण कोरिया ने बेहतर फैसला लिया। हालांकि दोनों परियोजनाएं एक साथ शुरू हुई थीं। तुर्की का ताई टाइग्रान अब भी पूरा होने से बहुत दूर है, क्योंकि उन्होंने स्वदेशी रूप से 5वीं पीढ़ी का फाइटर बनाने का फैसला किया, जबकि इससे पहले उन्होंने इस पैमाने की कोई परियोजना पूरी नहीं की थी। टाइग्रान शानदार फाइटर हो सकता है, लेकिन हमें इसका जल्द पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये 2030 से पहले सेवा में नहीं आएगा। बोरेम 2026 में सेवा में आएगा, जिससे ये दोनों परियोजनाओं में अधिक दक्ष होगा। साथ ही दक्षिण कोरिया अभी संभावित खरीदारों से अधिक विदेशी रुचि आकर्षित कर रहा है। बोरेम परियोजना की दक्षता दिखाने के लिए दोनों विमानों के विकास एक साथ शुरू हुए, लेकिन 2030 तक दक्षिण कोरिया के पास 100 KF-21 विमान होंगे, जबकि तुर्की उसी साल अपने पहले कैन विमानों को सेवा में शामिल करेगा। आप सोच रहे होंगे, साइमन, कान 5वीं पीढ़ी का फाइटर है और बोरेम 4.5 जनरेशन का, लेकिन अभी यही स्थिति है। बोरेम में अद्भुत विकासशील क्षमताएं हैं, और जब तक पहली कान सेवा में आएगी, तब तक बोरेम पहले ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर में विकसित हो चुका होगा। इसी विकास के कारण वे दुनिया भर की सेनाओं के लिए खास बनते हैं। ये सब कहने का मतलब है कि पहली बार इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभालते समय अपने रक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए जगह देने के लिए जितनी ज्यादा मित्र देशों की पहले से विकसित तकनीक को अपनाया गया, वो सब कुछ
खुद से करने की तुलना में शायद कहीं ज्यादा समझदारी भरा फैसला था। यही तरीका बोरेम प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग और रक्षा प्रोजेक्ट प्रबंधन दोनों के लिहाज से दिलचस्प बनाता है, खासकर जब दक्षिण कोरिया का सैन्य विमानन में अनुभव कम हो। विकास, मॉड्यूलैरिटी और बदलाव के लिए खुलापन। अब कई देश रक्षा तकनीकें विकसित करना अपना दमखम दिखाने का तरीका मानते हैं, और सच कहे तो इन परियोजनाओं में से कुछ, जैसे कि F-22, जिसे अब एक बार फिर से ऐसे वीडियो में उल्लेख किया जा रहा है जो F-22 के बारे में नहीं है, वाकई में संबंधित तकनीक के कुछ पहलुओं में क्रांति ला देते हैं। हालांकि किसी विमान, मिसाइल या कैरियर के बारे में जो दावे किए जाते हैं कि वे युद्ध लड़ने के तरीके को बदल देंगे, वे बहुत कम ही ईमानदार होते हैं, और आमतौर पर ये सिर्फ देश तकनीकी प्रतिस्पर्धा में उलझ जाते हैं। दक्षिण कोरिया में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोरेमे के मामले में हद से ज्यादा ऊंची उड़ान भरने से बचा, जो विडंबना है क्योंकि हम विमान की बात कर रहे हैं। दुश्मन को डराने के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन चीज बनाने की कोशिश करने के बजाय योजना ये थी कि एक समझदारी से विकसित उच्च प्रदर्शन वाला विमान बनाया जाए, जिसमें आगे बढ़ने के लिए काफी संभावनाएं हों, जिससे ये अपने वायुसेना के लिए भी बेहतरीन समाधान बने और विदेशी खरीदारों के लिए भी आकर्षक विमान साबित हो। बोरेमे का विकास और मॉड्यूलैरिटी मुख्य पहलू हैं। अब तक कही बातें सिर्फ ब्लॉक 1 बोरेमे पर लागू होती हैं, जो 4.5 जनरेशन फाइटर है, लेकिन ये विमान धीरे धीरे कई सुधार पेश करेगा, जो समय के साथ इसे एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर बना देगा। बोरेमे ब्लॉक 2 फाइटर की हमला क्षमताओं में सुधार करेगा और इसमें टोही क्षमताएं के साथ साथ हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल करेगा। ब्लॉक 1 और 2 दोनों बोरेमे में 20 मिमी वल्कन ऑटो कैनन, 480 राउंड और मिसाइल बम के लिए 10 हार्ड पॉइंट्स होंगे। दोनों वेरिएंट्स मिटियोर, आइरिस-T, AIM-120, AIM-9X साइडवाइंडर और विकसित हो रही लंबी व छोटी रेंज एयर टू एयर मिसाइलें दाग सकते हैं। ब्लॉक 2 बोरेमे में KALCM चोंग्रियोंग एयर टू सरफेस मिसाइलें ले जाने का विकल्प भी होगा, जो दक्षिण कोरिया में विकसित की जा रही हैं। ब्लॉक 1 में कोई बम नहीं ले जाएंगे, जबकि ब्लॉक 2 बोरेमे में विकल्पों की भरमार होगी, जिसमें अनगाइडेड जनरल पर्पस बम से लेकर लेजर गाइडेड बंकर बस्टर तक शामिल होंगे। ब्लॉक 3 बोरेमे विमान को पूरी तरह 5th जेन प्लेटफॉर्म बनाएगा और इन्हें 5.5 जेन प्लेटफॉर्म में भी विकसित किया जाएगा। ब्लॉक 1 और 2 के मुकाबले इनमें इंटरनल वेपन्स बे होगा और ये पूरी तरह रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से ढके होंगे, जिससे स्टेल्थ क्षमता बढ़ेगी। ASA रडार को नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स से अपग्रेड किया जाएगा और घरेलू कोरियाई इंजन संभवतः 2 जनरल इलेक्ट्रिक टर्बोजेट इंजनों की जगह लेगा। ब्लॉक 2 और 3 में मानवयुक्त और मानव रहित प्रणालियों की संयुक्त कार्यप्रणाली जैसी तकनीक पेश होगी, जो ब्लॉक 1 के लिए बहुत महत्वाकांक्षी थी। शुरुआत से ही KF-21 को लंबे समय तक चलने वाला प्लेटफॉर्म बनाना था और इसमें भविष्य की तकनीक जैसे मानव चालित विमानों को ड्रोन के साथ टीम बनाना शामिल है। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ये सबसे खास विशेषता है, जिससे बोरेमे की भूमिका मल्टी रोल कॉम्बैटेंट से हवाई कमान संभालने वाली भूमिका में बदल जाएगी। ये क्षमता शायद 2 सीटों वाले बोरोमाई के लिए विकसित होगी, जबकि 1 सीट वाले सिर्फ युद्धक भूमिका में रहेंगे। सामने पायलट उड़ान संचालन और खतरों से निपटेंगे, पीछे पायलट बिना चालक सिस्टम्स को कमांड करेंगे। ये मानवरहित प्रणालियां बोरोमाई की परिस्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाएंगे और दुश्मन के विमानों व वायु रक्षा से सुरक्षा देंगे। कुछ में अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स हो सकते हैं, जिससे ये EW और काइनेटिक हमलों में काम आ सकते हैं। बोरोमाई के साथ देने के लिए दक्षिण कोरिया मध्यम आकार का मानव रहित सहयोगी लड़ाकू विमान और छोटे बिना चालक वाले लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है। दूसरा सिर्फ टोही व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन है, जबकि पहला एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन कर सकता है। इन तकनीकों का परीक्षण सबसे पहले ब्लॉक 1 बोरोमाई के साथ किया जाएगा, लेकिन इन्हें उनके साथ तैनात नहीं किया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक 1 विमान में इन ड्रोन को कमांड करने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। दक्षिण कोरिया को उम्मीद है कि इन लड़ाकू विमानों से 2028 तक प्रारंभिक युद्ध तत्परता मिल जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि लॉयल विंगमैन सिस्टम कैसे काम करते हैं और युद्ध पर इसका असर क्या होगा, तो हमारा वीडियो देखें। दक्षिण कोरिया ब्लॉक 3 बोरोमाई के 3 वेरिएंट बनाएगा, जिनमें एक 2 सीट वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है। दूसरा एक डेडिकेटेड स्ट्राइक फाइटर है,
जिसकी हथियार क्षमताएं F-35 जैसी होंगी। तीसरा एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा, जिसे हर देश की जरूरत के अनुसार कस्टमाइज किया जाएगा। बोरोमाई निश्चित रूप से एक करियर आधारित वेरिएंट में भी आएगा, जिसमें बेहतर टेक ऑफ और लैंडिंग स्थिरता और सुरक्षा के लिए 20% बड़े पंख होंगे और इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर पर फिट होने के लिए फोल्डिंग की सुविधा भी होगी। इस वेरिएंट में शॉर्ट टेक ऑफ और अरेस्टेड लैंडिंग संभव होगी। बोरोमाई के तीनों ब्लॉक प्लेटफॉर्म ओपन आर्किटेक्चर से आसानी से मॉडिफाई हो सकते हैं, कंप्यूटर की तरह, जिसमें प्रोग्राम्स को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल किया जा सकता है। बोरोमाई में भी नए सेंसर सूट्स, हथियार और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करने की सुविधा होगी। इसका मतलब है कि ये फाइटर दशकों तक सेवा में रहते हुए भी बिना पूरी तरह से ओवरहॉल किए अपडेट्स प्राप्त कर सकेगा। ये एरोस्पेस इंडस्ट्री के नए रुझानों और उभरते खतरों का बहुत कम डाउनटाइम के साथ जवाब दे सकेगा, जो बोरोमाई के सॉफ्टवेयर से संभव है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित किया गया है, जिससे खरीदार बड़े बदलाव किए बिना आसानी से अपने सिस्टम और हथियार एकीकृत कर सकते हैं। बोरोमाई उन चुनिंदा नेटो सहयोगी विमानों में है जो गैर नेटो और गैर कोरियाई कंपोनेंट्स के साथ भी संगत हैं, जबकि अधिकतर विमान बंद आर्किटेक्चर वाले होते हैं। इसके साथ बोरोमाई न केवल एक लगातार विकसित होने वाला विमान होगा जो समय के साथ और बेहतर होता जाएगा और तकनीकी पीढ़ियों की छलांग लगाता जाएगा, बल्कि इसमें यह क्षमता भी होगी कि किसी एक कंपोनेंट को निकालकर दूसरे से बदला जा सके, वो भी बिना ज्यादा रीप्रोग्रामिंग के। ये अन्य ज्यादातर प्लेटफॉर्मों की तुलना में उड़ाने में भी बेहद सस्ता होगा। कांग्रेसनल बजट ऑफिस के मुताबिक एक F-35 की प्रति घंटे उड़ान लागत करीब $50,000 है, जिसमें संचालन और समर्थन खर्च शामिल है, और ये दर पहले इससे कहीं ज्यादा थी, जो हाल में जाकर स्थिर हुई है। F-16 अमेरिकी करदाताओं को लगभग $25,000 प्रति घंटे की लागत देता है और F-22 एक घंटे की उड़ान के लिए करीब $1 लाख तक पहुंच जाता है। रिचर्ड अबुलाफिया के अनुसार बोरोमाई की संचालन लागत $20,000 से ज्यादा नहीं होगी। वो एरोस्पेस सलाहकार हैं और प्रमुख विमान डेवलपर्स के साथ काम करते हैं। ये इसे यूरोफाइटर टाइफून से बेहतर मल्टी रोल फाइटर बनाएगा और इसका संचालन भी सस्ता होगा, क्योंकि यूरोपीय परियोजना की लागत करीब $60,000 प्रति उड़ान घंटे है। मॉड्यूलर डिजाइन और दक्षिण कोरिया के यथासंभव अधिक तकनीक आयात करने के फैसले के कारण कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सिर्फ 2 साल में 8 प्रोटोटाइप 2 जमीन आधारित तैयार किए और उनका परीक्षण भी किया। बोरामाई के 6 उड़ान प्रोटोटाइप पहले बोरामाई के सेवा में आने तक 2200 उड़ानें पूरी कर चुके होंगे। इन उड़ानों में धीमी, कम ऊंचाई वाली उड़ानों से लेकर सुपरसोनिक उड़ानें शामिल हैं और इनमें रात की उड़ानों, हवाई ईंधन भराई, हथियार परीक्षण, उच्च एंगल ऑफ अटैक परीक्षण, फॉर्मेशन फ्लाइट परीक्षण और भारी बारिश व बर्फ जमने जैसी चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में परीक्षण भी शामिल हैं। रिकॉर्डिंग तक प्रोटोटाइप्स ने 1600 से ज्यादा उड़ानें बिना किसी दुर्घटना या घटना के पूरी की, जो विमानन जगत में बेहद दुर्लभ है और लगभग अभूतपूर्व माना जाता है। हर डिजाइन चाहे कितना भी अच्छा हो, परीक्षण में कोई ना कोई समस्या जरूर आती है। आखिर यही तो परीक्षण का उद्देश्य है। बोरोमाई ने सभी परीक्षण चरणों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। परीक्षणों में केवल इंजन नोजल्स को समतल करना जरूरी समझा गया, क्योंकि कोर में होने से बहुत खास उड़ान परिस्थितियों में हल्का कंपन हो रहा था, लेकिन तब भी पायलट बोरोमाई को बिना किसी परेशानी के उड़ा सकते थे। हैरानी की बात है कि बोरोमाई के बारे में अगर कोई कमी निकाली जा सकती है तो वो सिर्फ नौकरशाही से जुड़ी है। इसे अस्तित्व में आने से पहले ही जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। इसे कई बार टाला गया और कहा जाता है कि इंडोनेशियाई इंजीनियरों ने बोरोमाई का तकनीकी डेटा चुराने की कोशिश की, जिससे दोनों देशों में दरार आ गई। हालांकि इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट चलता रहा। दक्षिण कोरिया अभी 40 ब्लॉक 1 बोरोमाई बना रहा है। 2028 तक ये सभी सेवा में होंगे। 80 यूनिट ब्लॉक 2 का ऑर्डर तैयार किया जा रहा है, जबकि ब्लॉक 3 बोरोमाई 2030 के दशक में आएगा। इंडोनेशिया को 48 ब्लॉक 1 बोरोमाई मिलेंगे और वो कम से कम 16 ब्लॉक 2 मॉडल खरीदने की योजना बना रहा है। पोलैंड, जिसने पहले ही FFA-50 फाइटिंग ईगल्स, जो T-50 गोल्डन ईगल का एक हल्के हमले वाला संस्करण है, का ऑर्डर दे दिया है, वो भी बोरोमाई में काफी रुचि रखता है। यूरोप की एक शक्तिशाली सेना ने इस विमान का परीक्षण किया और 32 खरीदने में रुचि दिखाई है, लेकिन कौन सा ब्लॉक खरीदा जाएगा स्पष्ट नहीं है। संभावित खरीदारों को विमान खरीदने से पहले उसका परीक्षण करने की अनुमति देना बोरोमाई की मॉड्यूलर डिजाइन और विकास का एक और प्रमुख पहलू है।
पोलैंड जैसे देश ब्लॉक 2 या 3 बोरोमाई ऑर्डर से पहले ब्लॉक 1 विमान का परीक्षण कर सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने इस विकल्प का उपयोग किया और ब्लॉक 2 व 3 के विकास का समर्थन करने में रुचि रखते हैं ताकि उन्हें ये मॉडल मिल सकें। ये दोनों सेनाओं के आधुनिकीकरण में मदद करेगा और दक्षिण कोरिया के लिए बोरोमाई का विकास सस्ता होगा। ये सब कहने का मतलब है कि KF-21 बोरोमाई एक बेहतरीन फाइटर है, लेकिन उससे भी बढ़कर यह एक शानदार तरीके से चलाया गया प्रोजेक्ट है। मई 2026 तक पहले प्रोटोटाइप के सिर्फ 5 साल बाद दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अनुसार बोरोमाई युद्ध के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। तुलना करें तो रूसी SCO-57 फेलन को प्रोटोटाइप उड़ान से प्रोडक्शन मॉडल उड़ान तक पहुंचने में 10 साल लगे। अगर चाहें तो हमारे पास इसका वीडियो पहले से है। दक्षिण कोरिया ने प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ते हुए जितना संभव हो सका सब कुछ अनुभवी कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया और साथ ही उन तकनीकों के बारे में सीखता भी रहा जिससे उसके इंजीनियर 5वीं और 6ठी पीढ़ी के फाइटर डिजाइन करने वाले इंजीनियरों के बराबर पहुंच सके। अपनी रक्षा उद्योग क्षमताओं को मजबूत और विकसित करने के अलावा अब उसके पास सबसे सक्षम नए लड़ाकू विमानों में से एक है, जो खास तौर पर उसकी प्राथमिक रक्षात्मक भूमिका के लिए तैयार किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने अभी तक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग भी नहीं किया है। जैसा कि हमने जाना, बोरोमाई इतनी तेजी से विकसित होगा कि एक दशक बाद दक्षिण कोरियाई फैक्ट्रियों से निकलने वाले मॉडल्स की तुलना में ब्लॉक 1 वेरिएंट्स खिलौनों जैसे लगेंगे। दक्षिण कोरिया ने अहंकार छोड़कर रक्षा उद्योग और नए फाइटर को धीरे धीरे विकसित किया। ये जीनियस विकास मॉडल भविष्य में मध्यम और छोटे सैन्य बलों के लिए ब्लूप्रिंट बन सकता है कि वे अपनी रक्षा उद्योग कैसे विकसित करें, खुद को सशस्त्र करें और मुनाफा कमाएं। देखने के लिए धन्यवाद।